प्रकृति हम सबको सदा स्वस्थ बनाए रखना चाहती है और इसके लिए प्रकृति ने हमारे शरीर, गुण व स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए फल, सब्जी, मसाले, द्रव्य आदि औषधियों से युक्त उपयोगी व गुणकारी वस्तुएं प्रदान की हैं। शरीर की भिन्न भिन्न व्याधियों के लिए उपयोगी ये प्राकृतिक भोज्य पदार्थ अमृत तुल्य हैं। इस बात का प्रमाण प्राचीन आयुर्वेदिक व यूनानी ग्रंथों में ही नहीं मिलता, वरन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इनके गुणों का बखान करते नहीं थकता। वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि फल, सब्जी, मेवे, मसाले, दूध, दही आदि पदार्थ विटामिन, खनिज व कार्बोहाइड्रेट जैसे शरीर के लिए आवश्यक तत्वों का भंडार हैं। ये प्राकृतिक भोज्य पदार्थ शरीर को निरोगी बनाए रखने में सहायक तो हैं ही, साथ ही रोगों को भी ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। भारतीय कृषि में औषधियों को उगाने का एक लंबा इतिहास रहा है। किसानों ने परंपरागत औषधियों की कृषि से आगे बढ़ते हुए आज विदेशी औषधियों की कृषि करना भी आरंभ कर दिया है। इन्हीं विदेशी औषधियों में से एक ऐसी औषधि की कृषि प्रचलित होती जा रही है जिसका इस्तेमाल सिर्फ चिकित्सा के लिए ही नहीं बल्कि दैनिक खान-पान में भी शुरू हो गया है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक अनोखी शाकीय सब्जी थाइम की। जिसे भारत में बन अजवाइन के नाम से भी जाना जाता है। रवि शिंदे थान गांव के एक ऐसे कृषक हैं जिन्हें समय के साथ ढलना बखूबी आता है। इनकी पिछली 3 पीढ़ियां पारंपरिक कृषि करते हुए गन्ना और आलू उगा रही थी। परंपरागत कृषि से आगे बढ़ते हुए गैर परंपरागत कृषि को भी अपनाया। आज इनके 5 एकड़ खेत में से सिर्फ 1 एकड़ में प्याज उगाया जाता है और शेष 4 एकड़ में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट और शाकीय सब्जियां उगाई जा रही हैं। आज ये थाइम की कटाई कर रहे हैं। मंडी से इन्हें 6 किलोग्राम थाइम का ऑर्डर मिला है, जिसे पूरा करने के लिए सुबह सुबह ये कटाई कर रहे हैं। इनकी सफलता से प्रेरित होकर गांव के 3 अन्य किसानों ने थाइम की कृषि करने का निश्चय किया। थाइम की कृषि संबंधित जानकारी के लिए इन्होंने कृषक रवि शिंदे तथा कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से संपर्क किया, जिससे इन्हें थाइम की कृषि की पूरी जानकारी तथा सलाह प्राप्त हुई। थाइम की पौध प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। पहली अंकुरन विधि तथा दूसरी कर्तन विधि। भारत में थाइम की कलम आसानी से उपलब्ध ना हो पाने के कारण अधिकांशतः अंकुरन विधि से ही पौध प्राप्त की जाती है। अंकुरण विधि में शेड नेट लगाकर बीजों को संरक्षित परिवेश में अंकुरित किया जाता है। बाजार से थाइम के बीज लाकर किसान पौध उगाने की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। यदि आपको 1 एकड़ में थाइम की कृषि करनी है तो 25 ग्राम बीज पर्याप्त हैं। खेत के कितने बड़े हिस्से में थाइम की खेती करनी है, इसका निर्णय वो पास की मंडी की मांग के अनुसार कर सकते हैं। नर्सरी में पौध उगाने के लिए बीजों के अलावा कृषि ट्रे, कोकोपीट और सूक्ष्म तत्वों से परिपूर्ण जैविक खाद की आवश्यकता होती है। इन सभी को बाजार से लाकर किसान पौध उगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कोकोपीट एक उदासीन योजक है, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त जैविक खाद का मिश्रण करके कृषि ट्रे के खानों में भर दिया जाता है। अब हर खाने में बीज लगाकर कृषि ट्रे को अंकुरण के लिए छोड़ दिया जाता है। किसान बीज लगा देने के बाद इस ट्रे की अच्छी देखभाल करते हैं।
जिसके फलस्वरूप कुछ दिनों में नन्ही पौध दिखाई देने लगती है। इसके बाद इस पौध को बाहरी वातावरण में ढलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ट्रे को दिन भर में 8 घंटे के लिए धूप में रखा जाता है। ऐसा करने से थाइम की नन्ही पौध बाहरी वातावरण में ढलने लगती है। 45 से 60 दिनों के बाद यह पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। नर्सरी में तैयार किए गए पौध को मेड़ पर 1-1 हाथ की दूरी पर लगाएं। उथली जड़ होने के कारण थाइम के पौधों के बीच की दूरी लगभग 1 हाथ से कम नहीं होनी चाहिए। धूप की उपलब्धता कम या ज्यादा होने पर भी थाइम की कृषि संभव है। इसलिए थाइम को भारत के कई इलाकों में उगाया जा सकता है। किंतु इसकी कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करना अति आवश्यक है। थाइम की कृषि के लिए किसान को सुनिश्चित करना होगा कि उनके खेत की मिट्टी में पानी इकट्ठा ना हो और निकास की व्यवस्था दुरुस्त हो। पानी का ठहराव थाइम की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। उपयुक्त नमी वाली मिट्टी जिसका पीएच स्तर लगभग 7 के आसपास हो, ऐसी मिट्टी को थाइम की कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। यदि खेत की मिट्टी का पीएच स्तर 7 से कम हो तो किसान मिट्टी में थोड़ा लाइम अर्थात चूना मिलाकर मिट्टी का पीएच स्तर बढ़ा सकते हैं। जब किसान खेत की जुताई कर रहे हों, तब खेत में थोड़ी रेत मिलाकर मिट्टी को बलुआ बनाया जा सकता है। थाइम की कृषि के लिए मेड़ का निर्माण किसी विशेष तरीके से नहीं करना होता है। यदि आपका खेत उन निचले इलाकों में हो जहां पानी भरने की संभावना होती है, वहां थोड़ी ऊंची मेड़ का निर्माण करें। नर्सरी में तैयार किए गए पौध को मेड़ पर 1-1 हाथ की दूरी पर लगाएं। उथली जड़ होने के कारण थाइम के पौधों के बीच की दूरी लगभग 1 हाथ से कम नहीं होनी चाहिए। दूरी कम होने से पौधों का सही विकास नहीं हो पाता है। ये किसान आज पहली बार थाइम की कृषि कर रहे हैं। इन किसानों के लिए थाइम की कृषि करना एक नया अनुभव है। रोपण के तुरंत बाद फव्वारा पद्धति द्वारा लगभग 10 मिनट तक खेत की सिंचाई की जाती है। फर्टिगेशन एक आधुनिक तकनीक है और इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि पौध में जो पानी एवं खाद का मिश्रण है उसे हम बूंद बूंद करके पौधे के जड़मंडली के आसपास ही डालते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि जो भूमि की आर्द्रता होती है वो फील्ड कैपेसिटी यानी भूमि क्षमता के अनुसार बनी होती है। और इस बात का जब हम ध्यान रखते हैं तो इससे पौध का बहुत अच्छा विकास होता है और इसमें पैदा जो उत्पादन होती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फूल हो या फल की, उसमें अधिक उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता वाली उत्पादन होती है। तो ये फर्टिगेशन का मुख्य फायदा है। थाइम के खेत में पानी संतुलित मात्रा में देना चाहिए। गर्मी के मौसम में 2 दिन में 1 बार सिंचाई करना उचित होता है और सर्दियों में 5 दिन में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए। जड़ों के आसपास पानी का ठहराव होने से रेड रॉट या व्हाइट रॉट जैसी फफूंदी लगने का खतरा रहता है। इसलिए किसान सिंचाई करने से पहले
एक बार मिट्टी में मौजूद नमी की जांच करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं पानी के ईसी टेस्ट की। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी कृषि की शुरुआत करने से पहले पानी का ईसी टेस्ट करवाना चाहिए। ईसी टेस्ट से पानी के अंदर मौजूद खनिजों की जानकारी प्राप्त होती है और अशुद्धियों का भी पता चल जाता है। यह टेस्ट किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में करवाया जा सकता है। यदि सिंचाई में प्रयोग होने वाले पानी का ईसी फसल के लिए अनुकूल ना हो, तो आप पानी का उपयुक्त उपचार कर इसे कृषि योग्य बना सकते हैं। इसकी उचित जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र के अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। यदि आपने खेत की मिट्टी को सही तरह से तैयार किया है और सिंचाई में कोई अनियमितता भी नहीं बरती है, तो थाइम की फसल में कीट लगने की संभावना बहुत कम है। पर यदि कोई कमी रह गई हो और आपके पौधों में कीट लगने के लक्षण दिखाई दें, तो आप जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए नीम का तेल, देसी गौमूत्र, गुड़ तथा दाल के आटे को सही अनुपात में मिलाकर घोल तैयार कर लें। 3 दिनों के बाद इस घोल में पानी मिलाकर इसकी 5 मिलीलीटर मात्रा का हर एक पौधे पर छिड़काव करें। आज थाइम का रोपण किए पूरे 60 दिन हो चुके हैं। किसान पौधों का निरीक्षण कर रहे हैं। पौधों को हाथ से टटोलकर यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि थाइम की वृद्धि ठीक तरीके से हो रही है। अगले 1 महीने में यह फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। साथ ही पौधों के आसपास उगी खरपतवार को भी निरीक्षण के वक्त ये किसान उखाड़ फेंकते हैं। ऐसा करके ये किसान पौधों के पूर्ण विकास को सुनिश्चित कर लेते हैं। आज पौधे 6 महीने के हो गए हैं। इसकी तनों को अगर ध्यान से देखें तो आपको बैंगनी रंग की छोटी कलियां दिखाई देंगी। ये कटाई का सही वक्त है और देर होने पर ये पौधे खराब हो जाएंगे। इस अवस्था में ही इसकी कटाई कर लेने से मंडी या फैक्ट्री में इसका अधिक भाव मिलेगा। 5 दिन पहले से ही खेत में पानी डालना बंद कर दिया गया है। पानी डालने से पत्ते नरम पड़ जाते हैं और यातायात के दौरान पत्तों के खराब होने का खतरा बना रहता है। थाइम को ऐसे काटा जाता है, जड़ों के 1 उंगली ऊपर से कटाई की जाती है ताकि जड़ों को नुकसान ना पहुंचे और थाइम जल्दी ही दोबारा विकसित हो जाए। कटाई के बाद थाइम को जालीदार बोरियों में कुछ इस तरह भर दिया जाता है। थाइम को कटाई के बाद गुच्छों में बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही इसे वातानुकूलित मालवाहक गाड़ियों की आवश्यकता होती है। इसे बेतरतीब ढंग से सीधे बोरी में भर के मंडी भेजा जा सकता है। यदि हमारे किसान इसकी बिक्री एवं मांग को सुनिश्चित किए बिना इसकी कृषि करते हैं, तो उन्हें असमय नुकसान का खतरा बना रहता है।
कटाई समाप्त होते ही इस टुकड़ी में अब पानी डाल दिया जाता है। अगले 45 से 50 दिन में यह टुकड़ी दोबारा कटाई के लायक हो जाएगी। ये किसान क्रमबद्ध तरीके से कटाई करते हैं ताकि फैक्ट्री या मंडी से आई मांग की पूर्ति हमेशा की जा सके। खेत का एक छोटा हिस्सा हर हफ्ते कटाई के लायक हो जाता है। कुछ किसान जो मंडी के बड़े व्यापारियों तथा फैक्ट्रियों से सीधा संपर्क कर पाते हैं, वो ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आमतौर पर प्रति एकड़ क्षेत्रफल में प्रति वर्ष 6 टन थाइम की प्राप्ति हो जाती है और मंडी से इसका भाव 175 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल ही जाता है। एक और तरीका है जिसे अपनाने से किसानों को घाटा कभी नहीं होता। यदि थाइम के पौधे कटाई लायक हो गए हों और मंडी से ऑर्डर ना आया हो, तो किसान बहुत आसानी से इसका भंडारण कर सकते हैं। ऐसा करने के 3 तरीके हैं और सभी तरीके बिल्कुल सरल हैं। यदि धूप हल्की हो तो किसान थाइम को अपने आंगन में खुले आसमान के नीचे भी सुखा सकते हैं। इसके बाद इसे प्लास्टिक की पन्नियों में पैक करके मंडी में बेचा जा सकता है। इस तरीके की पैकिंग की वजह से मसालों के विक्रेता इसे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। कुछ किसान जो व्यावसायिक कृषि करते हैं, वो थाइम को रेफ्रिजरेटरों में ठंडा करते हैं। ऐसे बड़े रेफ्रिजरेटरों में लंबे समय तक थाइम का भंडारण किया जा सकता है, फिर जरूरत अनुसार इसे बेचा जा सकता है। थाइम को मीठे वनस्पति तेल या सिरके में डुबा के भी संरक्षित किया जा सकता है और इसे थाइम की खुशबू और स्वाद पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पैकेट या बोतल को सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है जो खाने में प्रयोग किए जाने वाले मसाले में इसका इस्तेमाल करते हैं। थाइम को व्यावसायिक रूप से भारत के कई राज्यों में उगाया जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिस्र में थाइम का इस्तेमाल मम्मी के संरक्षण में किया जाता था। थाइम से थाइमोल नामक तेल की प्राप्ति होती है, जिसका इस्तेमाल एक प्रभावी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। थाइमोल बाजार में उपलब्ध सभी माउथवॉश का प्रमुख घटक है। त्वचा से संबंधित कई रोगों में थाइम अत्यधिक लाभकारी औषधि है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः चाय तथा मरहम के रूप में किया जाता है। थाइम का प्रयोग स्नायु संबंधी विकारों जैसे मानसिक थकान, अनिद्रा, तनाव और उदासी की अवस्था में तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाले टॉनिक के रूप में किया जाता है। थाइम एक ऐसा हर्ब है जिसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है दूसरे हर्ब्स के मुकाबले। इसीलिए आपको एंटी एजिंग और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज थाइम से बहुत आसानी से मिल जाती है। थाइम में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी है जो आपको इन्फेक्शन से दूर रखता है। उसमें विटामिन सी है जो आपको सर्दी खांसी से बचाता है और आपको इन्फेक्शन से दूर रखता है। उसके अलावा थाइम में है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जो वापस आपकी बॉडी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपको हमेशा हेल्दी रखता है। थाइम में एक एसेंशियल ऑयल है जिसे हम कहते हैं थाइमोल, जो आप यूज कर सकते हैं अपने एक्ने और दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी। यूनान तथा रोम में हजारों वर्षों से थाइम साहस, वीरता और शक्ति का प्रतीक रहा है। वे इसको अपने पूजा स्थलों पर प्रज्वलित करते थे। उनका मानना था कि थाइम के धुएं से वातावरण पवित्र हो जाता है। साथ ही श्वास के साथ इसके धुएं को अंदर लेने वाला व्यक्ति साहसी बन जाता है। रोम में सैनिक एक दूसरे को सम्मानित करने के लिए थाइम को उपहार स्वरूप भेंट करते थे। सैनिक थाइम को अपनी तलवारों और कपड़ों पर भी लगाया करते थे।
ये उनकी वीरता का प्रतीक था। और इस तरह यूनान से रोम, रोम से इंग्लैंड, इंग्लैंड से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से अमेरिका होते हुए थाइम पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। थाइम अच्छा मुनाफा देने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि है, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल चंद ग्राहकों या 5 सितारा होटलों तक ही सीमित है। यदि हमारे किसान इसकी बिक्री एवं मांग को सुनिश्चित किए बिना इसकी कृषि करते हैं, तो उन्हें असमय नुकसान का खतरा बना रहता है। इसीलिए किसानों को यह जानना बहुत जरूरी है कि थाइम या इस तरह की अन्य विशिष्ट सब्जियों को मंडी में बेचा कैसे जाता है। थाइम की कटाई के बाद इसे कंपनी और शहर की मंडी में भेज दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों की सब्जी मंडियों में ऐसी विशिष्ट सब्जियों के खास विक्रेता होते हैं, जो 5 सितारा होटलों तथा अन्य रेस्टोरेंट से मिलने वाली मांग को पूरा करते हैं। आमतौर पर ये विक्रेता विशिष्ट सब्जियों को आयात करते हैं, लेकिन अगर भारतीय किसान इसे कम दाम पर और आसानी से उपलब्ध कराते हैं, तो ये विक्रेता उन्हें प्राथमिकता देते हैं। ग्राहक थाइम को इस दुकान से खरीदकर होटल ले जाते हैं। यदि किसान उगाई गई विशिष्ट सब्जियों की बिक्री के लिए ऐसे विक्रेताओं से संपर्क स्थापित कर लें, तो साल भर उन्हें निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा प्राप्त होता रहेगा। जैसा कि हमने देखा कि थाइम उगाने में ना तो ज्यादा मजदूर लगते हैं और ना ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ये आसानी से उगने वाली एक नकदी फसल है। यदि किसान इसे मंडी में बेचने की उपयुक्त व्यापार श्रृंखला का निर्माण कर लें, तो हमारा विश्वास है कि थाइम की कृषि उन्हें समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बना देगी। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि की, हरी चाय के रूप में जिसका चलन आज तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके तेल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के साबुन, माउथ वॉश और जैविक कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। हम बात करेंगे सुगंधित औषधि लेमन ग्रास की।